सो वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल मेरे गुजसेट के वीरों। एक बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। बात यह है कि देखो, हम इस वीडियोस में जितने भी हम वीडियोस डाल रहे हैं देख रहे हैं, उनमें ना क्वेश्चंस कम कवर हो रहे हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है, राइट। काफ़ी टाइम जा रहा है। अगर इन सारे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करते हैं नॉर्मली, इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करने बैठो तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट जाएगा। 10 मिनट से 15 मिनट, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। इतने में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, अगर आपको आते होंगे तो। लेकिन फिर भी वीडियोस 35 मिनट 40 मिनट की हो जा रही है। क्या रीजन है? देखो भाई, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मेरा पर्पस टेस्ट लेना और टेस्ट देना नहीं है। मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे या इनसे रिलेटेड, ठीक है, जिनमें इनका 50% भी यूज है, ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी मिस नहीं होंगे अगर आपने इनको डिटेल में समझ लिया है तो। समझ में आया? सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इनसे रिलेटेड कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना क्वांटिटी पर फोकस ना करके क्वालिटी पर फोकस करो, जो हर किसी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही तरह के 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको उन 10 क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कई अलग तरह के क्वेश्चंस आए और वहां आपका दिमाग बंद, तो क्या करोगे? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जाओ, मतलब एक तरह के 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है 10 तरह के क्वेश्चंस करो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन किया, देखा सॉल्यूशन और काम हो गया ना। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कोई मीनिंग नहीं है। आप 50,000 क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं आने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, गारंटी क्वेश्चंस की नहीं होती, गारंटी कॉन्सेप्ट्स की होती है। तो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस जरूरी है। अभी आपके पास टाइम है तो डिटेल में समझो क्वेश्चंस को, ठीक है, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग लो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर गुजसेट एज वेल एज फॉर JEE मेंस। एंड अगर आपको फ्यूचर में JEE एडवांस पर जाना है, नीट की प्रिपरेशन, व्हाटएवर, ठीक है, हर जगह आपको काम लगेगा। तो चलो बातें बंद करते हैं, आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपके स्क्रीन पर तो क्वेश्चन आ ही रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जा रहे हैं अलोंग द पाथ ए बी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर। तो चलो मैं डायग्राम बना दूं पहले, जो हमारी बुक में दिया हुआ है, सॉरी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है ए से बी की तरफ हम एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं। ए से बी की तरफ इस पाथ पर ले जा रहे हैं, और हमको उसमें सी पॉइंट भी दिया हुआ है। यह है हमारा सी पॉइंट। अच्छा, बोला यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर है। ए बी का लेंथ है 5, ये 5 मीटर है। एंड साइड बी सी इज 3 मीटर, ये वाला जो लेंथ है वो 3 मीटर है। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, ए से बी तक अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हो तो इस दौरान आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी है 40 इलेक्ट्रॉन, सी है -50 एंड डी है -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो अब कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है, एक तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, बराबर है। दूसरा क्या होता है? Q इंटू वी होता है। क्या होता है ना ये फॉर्मूला वर्क डन का, बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन एक ही चीज होता है, ठीक है। तो क्यू वी इसका फॉर्मूला होगा। तो हमको क्या चाहिए? वी चाहिए, बराबर है। अब ये v कहां से आएगा? तो आपको पता है v इक्वल्स टू होता है E डॉट डी आर, जिसको हम dv इक्वल्स टू E डी आर कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं क्या? पक्का है ना? डेल्टा v इक्वल्स टू E डेल्टा आर कॉस थीटा, बराबर है। तो यहां पर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है? मेरे पास E है, क्या E है? कितना है E? 10 है, ओके। डेल्टा आर कितना है? तो जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो डेल्टा आर होता है, हो गया 5। कॉस थीटा, तो ये थीटा होगा, राइट, यही होगा ना थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा, बराबर है। थीटा क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई डी आर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है, तो वही कॉस थीटा। अच्छा, अब ये थीटा है, ठीक है, तो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। सो cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी कि AC बाय AB। क्लियर है इतना? अच्छा, तो 10 इंटू 5
एंड व्हाट इज AC? AC इज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था राइट, AC नहीं, AC नहीं दिया हुआ है राइट, हमको खाली BC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है। तो AC हम कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्या? ये कैसे मिलेगा? ये 25 माइनस 9 यानी 16 यानी 4 आएगा राइट, तो AC आएगा 4, पाइथागोरस लगाया है, और AB कितना है हमारा 5। अच्छा ये 5 कट गया तो कितना आया 40 वोल्ट डेल्टा V, यानी यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया है 40 वोल्ट का आया है। अच्छा ये भी एक चीज़ बता दूँ आपको कि फॉर्मूला में यहाँ माइनस भी होता है कि नहीं होता है? होता है पक्का। तो यहाँ कितना आएगा -40 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अब वर्क डन कितना है हमारा, वर्क डन क्या बोला Q इंटू वी होता है राइट, चार्ज इंटू वोल्टेज। तो चार्ज कितना है हमारा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -E होता है, बराबर है, -E होता है ना, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 -19, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसलिए माइनस भी लगता है, और ये V कितना है हमारा -40, ठीक है। तो ये कितना आएगा 40E, बराबर है। यूनिट कितनी आएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास ABCD। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यूनिट क्या लगाना है, ठीक है, तो आपको ये तो पता है ना, आपने E मल्टीप्लाई किया है, किस में मल्टीप्लाई किया है, V में मल्टीप्लाई किया है, यानी EV ही आएगा, ठीक है। प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ठीक है हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें से, B वाला ऑप्शन है। क्लियर है, ऑप्शन हमारा B है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 है। The figure shows the electric dipole placed along x-axis. As we move from point A to point B, potential changes from, ऑप्शन है A पॉजिटिव टू नेगेटिव, B नेगेटिव टू पॉजिटिव, C पॉजिटिव टू 0, D डज नॉट चेंज। तो चलो पहले उसके पहले डायग्राम बना दूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी जरूरी है बनाना। तो ये हो गया +Q और ये -Q, ये मेरा डाइपोल, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड भी किया हुआ है। अच्छा क्या बोला है कि फिगर में एक डाइपोल दिया हुआ है जो x एक्सिस के अलॉन्ग में रखा हुआ है। अगर आप पॉइंट A से B की तरफ, यहां पर हमारा पॉइंट A है और यहां पर हमारा पॉइंट B है, अगर आप A से B की तरफ ऐसे जाते हो, ठीक है, तो पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम, तो पोटेंशियल में किस तरह का चेंज आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से 0 होगा या फिर चेंज ही नहीं होगा। तो देखो इसमें आपको चाहिए क्या, आपको A से B की तरफ जाते हुए पोटेंशियल देखना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए, और किसके वजह से, डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KP cos θ/r², बराबर है, ये फॉर्मूला है हमारा। क्लियर है, देखो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, मुंह पे रटे हुए होने चाहिए। अच्छा तो KP cos θ/r² में, चलो P तो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, K भी कांस्टेंट है और R एक डिस्टेंस है, तो R तो वेरी करेगा, पर R तो हम नेगेटिव में लेंगे नहीं क्योंकि वैसे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी सब कुछ अब डिपेंड कर रहा है किस पर, cos θ पर। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो ये cos θ क्या होता है, ये cos θ है आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है आपका, ठीक है, और जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो। सपोज देखो ये मेरा पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं अगर पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, वो और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, दैट इज थीटा। क्लियर है। तो अब बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, बराबर है, यानी कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है, P बार का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, और जो हमारा पॉइंट अगर मैं इधर लूं, A की तरफ पॉइंट लूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो A की तरफ पॉइंट ले लेते हैं, इधर ले लो कहीं भी ले लो, A से B की तरफ मूव कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कहीं पर भी ले लो। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल होगा हमारा cos θ में, या फिर ये वाला एंगल होगा, वो बताओ। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा होगा। अच्छा अब बताओ ये एंगल 90 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा ना, तो ये एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है, तो cos 90 से अगर बड़ा हो तो क्या आता है, 90 से 180 के cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है क्या, पक्का नेगेटिव होती है, पक्का नेगेटिव होती है। अच्छा तो इस तरफ क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा। अगर वही यहाँ आ गया मेरा पॉइंट P डैश ले लेते हैं चलो इस बार, तो यहाँ पर थीटा एक्यूट एंगल हो जाएगा, है ना, तो उस हिसाब से थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, cos θ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इस तरफ नेगेटिव था A की तरफ, और A से B की तरफ जाते हुए पॉजिटिव था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन है हमारा इसमें, ऑप्शन है हमारा
बी। ठीक है, अगर आप यहां से इस तरफ मूव करते, बी से ए की तरफ मूव करते, तो आप लिखते पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और अगर ये डायपोल उल्टा होता, अगर ये डायपोल इस तरह से होता तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आता, इस तरह से होता, राइट। तो वो जैसा भी हो आपको समझ के करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है, फिगर शोज टू हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटीज। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हमको, हॉलो स्फीयर्स। ठीक है, ए और बी। इसको साइड वाले को मिटा देते हैं भाई। तो देखो दो स्फीयर्स हैं ए और बी, दोनों चार्ज्ड हैं, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज पॉजिटिव हैं। ठीक है, हैविंग सेम पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। ओके, बी इज प्लेस्ड इनसाइड ए एंड डज नॉट टच इट। अच्छा, ये अंदर वाले का नाम बी है, बाहर वाले का नाम ए है, बी ए के अंदर रखा हुआ है, ऐसा बोला है। ऑन कनेक्टिंग देम विद अ कंडक्टर, दोनों को अगर एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाए इस तरह से, तो क्या होगा? अच्छा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड चार्ज ऑसिलेट्स बिटवीन ए एंड बी, लास्ट है नो चार्ज विल फ्लो। अच्छा, अब चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं फ्लो करेगा, यह डिपेंड करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही चार्ज फ्लो करता है, अदरवाइज चार्ज फ्लो नहीं करता है। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमको एक चीज पता है कि जब दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स होते हैं, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स होते हैं, तो जो अंदर वाला स्फीयर है ना, वो हमेशा बाहर वाले से ज्यादा पोटेंशियल पर ही होता है। ठीक है, अंदर का जो स्फीयर है, ठीक है, हमेशा ऑलवेज ये हायर पोटेंशियल पर होता है और ये वाला लो पोटेंशियल पर होता है। तो हमको पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। तो ये बड़ा ही सिंपल था। इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, टू इक्वली चार्ज स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टुगेदर। दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, और दोनों कैसे हैं? इक्वली चार्ज्ड हैं। ठीक है, और दोनों का रेडियस है, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, दोनों इक्वली चार्ज हैं। तो चलो दोनों पर अपन ने क्यू वैल्यू का चार्ज ले लिया। बोला दोनों को आपस में ना कनेक्ट कर दिया। चलो भाई हमने आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इंडक्टर नहीं है भाई, चलो सिंपल तार ही बना देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ये दोनों को टच भी कर सकते हैं, दोनों को वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो चलेगा। तो दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑन देयर सरफेसेस। इन दोनों के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यानी ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का रेशियो चाहिए, यानी कि हमको ई ए अपॉन ई बी चाहिए। और ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको क्या? ए बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी बाई ए और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगर सिंपल तौर पर मैं बताऊं, ठीक है, आपको इसका रेशियो बता दूं, तो देखो क्या आएगा? के क्यू, ठीक है, ए का फॉर्मूला क्या? इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। स्फीयर का फॉर्मूला मतलब पॉइंट चार्ज वाला ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह यहाँ पर ए है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो के क्यू बाई बी स्क्वायर, के क्यू कट गया तो आएगा कितना? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये सोच के हम ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी वाला, राइट, डी वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गलत, और साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो बच्चों यहां ना फंसना नहीं है, यहां एक चीज पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखो ये दोनों जो स्फीयर्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर ये अलग अलग होते तो आपका ये आंसर डेफिनेटली सही होता, डी वाला, लेकिन यहां पर ये कनेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें ना किसी एक से चार्ज फ्लो करके दूसरे पर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? देखो दोनों का रेडियस अलग अलग है, मतलब दोनों के पोटेंशियल्स अलग अलग हैं। ठीक है, रेडियस अलग है पर चार्जेस सेम है। ठीक है, चार्जेस भले सेम है लेकिन रेडियस अलग है, इसलिए पोटेंशियल दोनों का अलग है। तो एक से दूसरे पर चार्ज फ्लो करके जाएगा, तो क्यू चार्ज रहेगा दोनों पर, ऐसा नहीं है। एक पर क्यू में से कुछ चार्ज कम हो जाएगा और एक से जितना कम हुआ है उतनी ही वैल्यू का चार्ज दूसरे पर जाकर बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज मिस नहीं करनी है। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो एक चीज तो पता चल गया,
कि मान लो चलो हमको इसमें से किसी एक को बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा, ए को भी ले सकते हो, बी को भी ले सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा बड़ा है। और अब ए से लेके चलो बड़ा, बी को छोटा, या बी को बड़ा ए को छोटा, कैसे भी लेके चलो आंसर सेम ही आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं चलो ना ए वाले को बी से बड़ा मान लेता हूं, लेट मेरा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। इतना सब तुमको बोर्ड में वो सब सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो चलो ए इज ग्रेटर देन बी और चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट होंगे, ठीक है। किससे स्टार्ट होंगे भाई, देखो अपने को पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, राइट। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका पोटेंशियल कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ए बड़ा लिया है तो मतलब इसका पोटेंशियल मेरा कम हुआ, यानी बी से चार्ज निकलकर ए पर आएगा, बराबर है, यही होगा ना। मैंने ए को बी से बड़ा ले लिया ना, रेडियस ए को बी से बड़ा लिया है, तो पोटेंशियल इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा, कब तक चार्ज फ्लो करेगा यहां से यहां तक, जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो पोटेंशियल दोनों पर सेम होने के लिए VA इक्वल्स टू VB हो जाना चाहिए, बराबर है, पक्का। अच्छा, Q में से मान लो, इस वाले में से, B वाले में से मान लो Q1 वैल्यू का चार्ज निकल गया, ठीक है, और वो कहां पहुंच गया, इस पर चला गया, यही होगा ना। ये ज्यादा पोटेंशियल पर था, ये कम पोटेंशियल पर था, तो यहां से मान लो Q1 वैल्यू का चार्ज निकल के यहां चला गया, ठीक है। तो इसका उतना कम हो जाएगा और इसमें उतना चार्ज बढ़ जाएगा। अब इस केस में दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, ताकि चार्जेस का फ्लो रुक जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, राइट। तो इस बार यहां पर चार्ज कितना है ए वाले पर, क्यू प्लस Q1 अपॉन आर, कितना उसका ए, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस Q1 अपॉन बी, बराबर है। अब ये के और के को अपन काट दें तो यहां से ना मुझे a बाई बी की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, a बाई बी की वैल्यू मिलेगी q प्लस Q1 अपॉन Q माइनस Q1, बराबर है क्या, पक्का। अच्छा, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं, EA अपॉन EB इक्वल्स टू कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। पर अभी यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, Q प्लस Q1 है, तो K Q अपॉन आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और इसका कितना आएगा, बी वाले का K Q माइनस Q1 अपॉन बी स्क्वायर, ये कट गया। अच्छा, तो यहाँ बचेगा क्या, Q प्लस Q1 अपॉन Q माइनस Q1 इंटू ये बी स्क्वायर ऊपर चला गया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है Q प्लस Q1 अपॉन Q माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है, a बाई बी है, तो यहाँ a बाई बी लिख दिया हमने, तो ये कट गए, तो कितना आएगा, b बाई ए। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है, सी ऑप्शन, पक्का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो स्फीयर्स ऐसे तरह के क्वेश्चन आए और बोला है कि दोनों कनेक्ट कर दिया है, तो ये चीज़ देखना है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करके जाएगा। तो अगर मेंशन नहीं किया है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, एक बड़ा ले लो, तो जिसका रेडियस आप बड़ा ले रहे हो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, और दूसरे का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उस हिसाब से चार्जेस का फ्लो होगा। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VA इक्वल्स टू VB आमने सामने इक्वेट करेंगे, और उसके लिए कौन सा चार्ज लोगे आप, इनिशियल जो चार्ज था वो नहीं, इनिशियल चार्ज तो दोनों पे Q ही था, और इसका रेडियस आपका था कैसा, कम, और ये रेडियस था ज़्यादा, तो ये हाई पोटेंशियल पर था, तो इसलिए यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जाने लगा, ठीक है। बाद में जब स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाएगी ना, तब आपको ये लेना है, इसके हिसाब से फॉर्मूला पुटअप करना है, तो जो नया चार्ज बन रहा है दोनों पे उस हिसाब से सॉल्व करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको उसी टाइम का निकालना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन इन द फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। ओहो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का, इसमें कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाए हुए हैं, एक है 10 वोल्ट का, ये है 20 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में अलाइन किए गए हैं, और एक्स किस में है, सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है,
ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वाला 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है इस रीजन में। ऑप्शंस आर ए 100 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज 100 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई एक्सिस, सी इज 200 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एंड डी इज 50 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, आपको डायरेक्शन भी पता करना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करके दिए गए हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहां से ना कहीं से, यहां से या यहां से, कहीं से भी एक से, आप इस तरफ भी ले सकते थे, पर मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा एक आपको परपेंडिकुलर बनाना है। क्यों परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर ही क्यों बना रहा हूं, सोचो। क्यों पता है? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं ना, वो फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बना है ना, ये सारे ऐसे अरेंज किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके परपेंडिकुलरली कट करते हुए निकलेगी, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे अलाइन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, लेकिन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी हमको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। क्या? हमको पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप मूव करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करो, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल जिस तरफ डिक्रीज हो रहा है ना, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये तो चल गया कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, लेकिन इस तरफ एरो आएगा, इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है कि इस तरफ जा रही है, वो कैसे पता चलेगा? जिस तरफ पोटेंशियल कम जा रहा है, ठीक है। देखो 30, 20, 10 इस तरफ पोटेंशियल कम जा रहा है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, वो अपन एंगल बाद में पता कर लेंगे, लेकिन इस तरह का डायरेक्शन अपन को दिख गया, बराबर है। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन चाहिए, तो अपने को एक ही पता है फॉर्मूला, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा ई, सॉरी ई डेल्टा आर कॉस थीटा, यही है ना फॉर्मूला? पक्का? अभी इसके पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने इसी फॉर्मूले बेस्ड। तो थीटा क्या होता है हमारा? थीटा एंगल होता है किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट, मैं ना इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एक पोटेंशियल से दूसरे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो मेरा ये वाला थीटा कितना होगा? 0 होगा। ये 30 मत लगा देना, ठीक है। यहां थीटा कितना होगा मेरा? 0 होगा। तो उस हिसाब से डेल्टा वी कितना आएगा मेरा? ई डेल्टा आर आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। पक्का? क्लियर है? तो उस हिसाब से ई कितना आएगा मेरा? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा वी यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों सरफेसेस के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ 20 वोल्ट था, यहाँ 10 वोल्ट था, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 वोल्ट का आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब बात आ जाती है डेल्टा आर की, मतलब ये वाले डिस्प्लेसमेंट की। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे लेंगे हम? ये कैसे मिलेगा हमको? हमको तो ये वाला लेंथ दिया है ना, ये 10 सेंटीमीटर पर है और ये 20 सेंटीमीटर पर है, यानी इतना जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमको, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये 30 के इधर तरफ है, ये क्या है हमारा? ये हाइपोटेनियस है क्या? 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, और ये हमको चाहिए। तो जो एंगल है मेरा, उसके सामने वाली वैल्यू मेरे को चाहिए, नहीं ऑपोजिट चाहिए, और हाइपोटेनियस है मेरे पास। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है? इसको अपन साइड में रख लेते हैं, अभी पहले ये लिख लेते हैं। तो साइन थीटा देता है, राइट। तो साइन 30, राइट, साइन 30 इज ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट, तो ये मेरा डेल्टा आर है अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज हाइपोटेनियस? दिस इज 10, बट 10 सेंटीमीटर में है, राइट। उसको मीटर में अगर लिखें तो 0.01, ये ध्यान रखना, ये मिस मत कर देना। तो यहां से डेल्टा आर मेरा कितना हो जाएगा? 0.01 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा डेल्टा आर हो गया, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पुटअप कर देते हैं। तो डेल्टा वी मेरा कितना आया था? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आया था 10 वोल्ट का, राइट। और ये आया 0.01 इंटू 1/2, ये 2 ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा? 20, है ना? पक्का? अच्छा, और ये कितना था? 0.01, तो 1 इंटू 100, नहीं 10 सेंटीमीटर है ना? ओ सॉरी 0.1 आएगा ना, 0.1, तो यहाँ ऊपर आएगा 10,
यानी कि कितना आएगा मेरा 200, राइट। अच्छा, वोल्ट पर मीटर, पक्का। ऑप्शन कौन सा है मेरा? 200 वोल्ट पर मीटर वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सी, ठीक है। 200 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो चलो यहाँ पर तो हमने डायरेक्शन नहीं फाइंड किया, तो भी हमको ऑप्शन पता चल गया सही वाला सी, क्योंकि एक ही था 200 वोल्ट पर मीटर वाला। क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि दो ऑप्शंस हो जिसमें 200 वोल्ट पर मीटर हो और डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन भी फाइंड करना हमको आना चाहिए। तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो यार बहुत ईजी है, ऐसे कई लोगों को तो पता ही चल गया होगा कैसे करेंगे। यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा, यही है ना। मुझे एक्स एक्सिस का तो उसका डायरेक्शन चाहिए ना। अच्छा, तो देखो ये 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, राइट। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों मिला के 120 हुआ, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्या? पक्का? पक्का 60 डिग्री होगा। अच्छा, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये पूरा लाइन है ना एक, तो ये पूरा 180 होता है, उसमें से इतना 60 डिग्री है, तो ये इतना कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसीलिए मेरा ऑप्शन जो है वो उसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है 200 वोल्ट मीटर एट एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन। क्लियर है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉइंट चार्ज Q इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट A टू B, C, D एंड E। अच्छा, एक सर्कल जैसा कुछ बनाया हुआ है, देखते हैं। ये A पॉइंट है, यहाँ से उसको पहले हम B पर ले आए, यहाँ पर, फिर एक बार कहाँ से A से C। अच्छा, A से B और B से C नहीं ले गए हैं, A से B एक बार लाके ट्राई किया, फिर एक बार A से C लाके ट्राई किया, फिर एक बार A से D लाके ट्राई किया, फिर एक बार A से E लाके ट्राई किया, इस तरह से है, ठीक है। देन द वर्क डन इज, ऑप्शन पहला है लीस्ट अलोंग पाथ AB, यहाँ सबसे कम है ऐसा बोला है पहले ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन बोला है लीस्ट अलोंग द पाथ AD, AD पाथ के अलोंग में सबसे कम है ऐसा बोला है। C बोला है 0 अलोंग ऑल पाथ्स AB, AC, AD एंड AE, मतलब सब पाथ पर 0, और लीस्ट अलोंग AE, और एक बोला है लीस्ट अलोंग AE। अब बताओ इसमें कैसे पता चलेगा कौन से पाथ पर कैसा वर्क डन है? देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना जिसमें ऑप्शन एक बार 0 दिख रहा है, तो ज्यादातर में ना आंसर 0 वाला होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ज्यादा होशियार मत बनना, ठीक है। कई बार ठगने के लिए भी ऑप्शन 0 दे दिया जाता है। तो यहां देखते हैं कि 0 वाला सही है कि गलत है। देखो, ये एक पॉइंट चार्ज है, राइट। तो इसके अगल बगल अगर मैं ऐसा स्फीयर जो दिख रहा है मेरे को, ये स्फीयर या सर्कल टाइप का जो दिख रहा है, एक तरह का स्फीयर है, समझ सकता हूं मैं इसको। और ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? एक चार्ज के अगल बगल जो सरफेस बनता है, गोल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा ना, यानी कि ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब A और B का पोटेंशियल सेम है, A और C का पोटेंशियल, A और D का पोटेंशियल, A और E का पोटेंशियल, इन सबका पोटेंशियल आपस में, ठीक है, इन सबका पोटेंशियल आपस में सेम है। तो आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर ले जाओ, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप चार्ज को ले जाते हो, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। यानी यहां से यहां के लिए भी वर्क 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यानी कि नेटवर्क डन हर केस में 0 है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जिसमें सबका 0 लिखा हुआ है? वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th, कंसिडर अ सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटर A हैज चार्ज Q ऑन इट वेयरएज B इज अनचार्ज्ड। दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं हमको, एक है A कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर है हमारा B अनचार्ज्ड है, A चार्ज्ड है, ओके। A पर चार्ज है टोटल Q वैल्यू का, ओके। The charge appearing on the capacitor B a long time after the switch is closed। अच्छा, इस तरह का अरेंजमेंट है, स्विच भी है भाई। यहां पर बोला है कि थोड़ा टाइम बीत जाएगा, आप स्विच को क्लोज करोगे, उसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद, कुछ नहीं बहुत टाइम बीत जाने का, लॉन्ग टाइम बोला है। स्विच को कनेक्ट कर दिया, बहुत देर तक वेट किया, उसके बाद आप अगर इस पर चार्ज चेक करोगे, ठीक है, द चार्ज अपियरिंग ऑन द कैपेसिटर B a long time after the switch is closed is, ऑप्शन है 0, Q/2, C है Q और D है 2Q। तो पिछले वाले में 0 ऑप्शन आया था तो आंसर 0 निकला था, राइट। यहां भी ऑप्शन में 0 है, तो क्या आंसर 0 निकलेगा? तो चलिए देखते हैं। हमको एक चीज पता है कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाए तो यहां से चार्जेस फ्लो करके यहां जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन वहां एक चीज का ध्यान नहीं दिया कि उसमें दोनों प्लेट्स कनेक्टेड थे।
जब दोनों प्लेट्स कनेक्टेड होंगे तो ही चार्ज एक जगह से फ्लो करके दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, यहां नेगेटिव वाला प्लेट और इसका जो भी हो, ये अनचार्ज है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आप इन स्विच को क्लोज कर भी देते हो तो भी यहां से चार्ज फ्लो करके यहां नहीं जाएगा। ठीक है, चलो कनेक्ट कर दिया, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों इस तरह से बने हुए हैं कि ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहां से चार्ज यहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब ये जाने की कोशिश करेगा पॉजिटिव वाला चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा, यहीं पकड़ के रखेगा। ठीक है, जाने नहीं देगा। ठीक है, तो अब एक चीज और आती है, तो क्या दो स्फीयर्स हैं? ठीक है, स्फीयर्स भी एक तरह के कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करते हैं, बराबर है। तो जब हम दो स्फीयर्स, एक चार्ज्ड स्फीयर है और एक अनचार्ज्ड स्फीयर है, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्यों चार्ज फ्लो कर जाता है? इसमें तो चार्ज फ्लो करता है, पीछे के क्वेश्चन में भी हमने देखा। इस केस में चार्ज क्यों फ्लो करता है? क्योंकि यहां पर ना दो टर्मिनल नहीं है। पहली चीज, ये एक ही स्फीयर है, आपने एक कनेक्ट किया मतलब दोनों कनेक्ट कर दिए, समझो, समझ में आया? यहां पर दो प्लेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, दो अलग अलग प्लेट्स के बीच में इंसुलेशन की लेयर होती है, बराबर है। तो इन दोनों को जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। ये स्फीयर में क्या होता है, इसमें कोई दूसरा प्लेट नहीं है, यही है सब कुछ। इसका दूसरा प्लेट तो हम इन्फिनिटी पर मानते हैं अगर कैपेसिटर कंसिडर करें तो। ठीक है, तो इनको अगर आप कनेक्ट करते हो तो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं चार्ज और अनचार्ज के बीच में। लेकिन अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करो तो खाली एक एक हिस्सा कनेक्ट करने से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रेटेड 8 मिली फैराड। कुछ कैपेसिटर्स हैं, इनकी रेटिंग दी हुई है, कितना? 8 मिली फैराड। ठीक है, और उनकी वोल्टेज रेटिंग दी हुई है, कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग VC लिख दिया मैंने, 250 वोल्ट। बोला द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टू फॉर्म अ कंपोजिट 16 मिली फैराड एंड 1000 वोल्ट इज। अब हमको ना ऐसे कुछ कैपेसिटर्स यूज करने हैं और इन सबको कंबाइन करके ना फाइनल कैपेसिटेंस निकालना है, कितना? 16 मिली फैराड का। और सबको मिलाकर जो नेट वोल्टेज बनेगा मेरा फाइनल, वो होना चाहिए 1000 वोल्ट, ऐसा बोला है। तो ये कैपेसिटर्स को ऐसे अरेंज करो, कुछ कैपेसिटर्स लेके। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स की रेटिंग है 8 मिली फैराड कैपेसिटेंस और 250 वोल्ट उसका वोल्टेज। ठीक है, इन सबको अरेंज करके आपको नेट कैपेसिटेंस इतना बनाना है और नेट वोल्टेज इतना लाना है। तो इनको आप कैसे अरेंज करोगे, किसको कितने को सीरीज में लोगे, कितने को पैरेलल में लोगे, नहीं पता। तो अपन ले लेते हैं कि नंबर ऑफ कैपेसिटेंस जो सीरीज में ले रहा हूं मैं कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर्स सॉरी, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज को मैंने ले लिया n, और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को जो पैरेलल में लगाए गए हैं उसको मैंने ले लिया m। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, तो आपको पता है कि आपने n कैपेसिटर सीरीज में लिए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा ये बताओ, कैसे मिलेगा? सीरीज में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब सारे तो सेम कैपेसिटेंस है तो मैं C ही लिख देता हूँ। अच्छा, ऐसे कितने सीरीज में ले रहे हैं आप, कितने कैपेसिटर्स को ले रहे हो? n कैपेसिटर्स को ले रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, n/c हो जाएगा क्या, है ना? 1 2 3 सो ऑन, 1 1 1 ऐड होते जाएंगे n टाइम्स, तो n बचेगा, तो n/c, राइट। तो ये जो C इक्विवेलेंट में 1 लिख देता, इसको मैं C डैश लिख देता हूँ, चलो 1C इक्विवेलेंट। ठीक है, सीरीज वाले का। तो इस हिसाब से मेरा C डैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, C/n आ रहा है, बराबर है ना, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये क्या है मेरा, एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर्स आ रहे हैं सीरीज में। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं अपन, मतलब ऐसे। ठीक है, इस एक ब्रांच का, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस लगानी है हमको। ठीक है, तो ये एक ब्रांच का कैपेसिटेंस ये वाला आया। अच्छा, अब ऐसी ना, ये तो सीरीज वाला कनेक्शन ले लिया, अब हम मानते हैं ऐसे ही m ब्रांचेस मैंने यूज किए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कैपेसिटर्स के लिख दो, ब्रांचेस लिख दो। सीरीज में आपने n सीरीज ले ली, एक सीरीज में n कैपेसिटर्स लगाए हैं, और ऐसे आपने m ब्रांचेस लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको टोटल कैपेसिटर्स मिल जाएं। तो m ब्रांचेस लिए हैं हमने, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा? अपन को पता है पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे मिलता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली होता है ना, पैरेलल का कैपेसिटेंस जो होता है C डबल डैश इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ज़्यादा मतलब जो भी होगा जाता रहेगा। ठीक है, तो अगर सारे के सारे C ही हैं, सारे के सारे C हैं, ऐसे अगर मैंने M लगा दिए हैं
तो क्या आएगा, एम सी आएगा क्या, पक्का, सच्ची, पक्का, समझ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। ऐसे आपने सीरीज में लिए थे तो उस पूरे सीरीज वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, सी बाई एन। और ऐसे ही आपने एम ब्रांचेस ली हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 सीरीज पैरेलल में इस तरह का फॉर्मूला यूज होता है तो जितने भी कैपेसिटर्स आएंगे डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, राइट। तो मैंने एक का कैपेसिटेंस अगर C लिया, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस अगर मैंने C लिया, ठीक है, तो M कैपेसिटर्स अगर मैंने पैरेलल में लगाए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, M इंटू C आएगा। पर मेरा जो ब्रांचेस में कैपेसिटर्स है, ठीक है, ये पूरे को मैं एक कैपेसिटर बोल सकता हूं क्या, इस पूरे को एक कैपेसिटर बोल सकता हूं, इस पूरे को एक कैपेसिटर बोल सकता हूं। कैसे, इस कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, ये वाला होगा क्या, C बाई एन होगा क्या, यानी C बाई एन, C बाई एन, C बाई एन के ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस लगाई हैं मैंने, तो यहाँ C की जगह क्या आएगा, C बाई एन आएगा, समझे, पक्का। ये मेरे को क्या मिल गया, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे पूरे सर्किट का मिल गया, एक ब्रांच का इतना था, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस पैरेलल में लगी थी तो उसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टोटल कैपेसिटेंस बन गया। अब ये कैसे मिलेगा, इक्विवेलेंट हमको दिया हुआ है कितना, 16 लाना है, तो 16 इक्वल्स टू एम बाई एन इंटू सी। 16 इज एम कितना है मेरा, व्हाट इज एम, एम नहीं पता, एन नहीं पता, ओहो हो, सी है मेरे पास, सी कितना है मेरा, सी है 8। तो देखो इस हिसाब से m बाई एन आ रहा है कितना मेरा, 2, राइट। अब इसको रख लेते हैं साइड में, ये हमारे काम का है, m और n तो निकालना है, तो इसमें से एक की तो वैल्यू चाहिए रहेगी हमको, या तो m या तो n मिलना चाहिए। देखो n आसानी से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है बताता हूँ। आपको टोटल वोल्टेज कितना लगाना है, 1000 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब इन सारे कैपेसिटेंस पर 1000 वोल्ट का पोटेंशियल बनेगा, बराबर है। सारे पर नहीं बनेगा, कैसे बनेगा पता है, इस ब्रांच पर 1000, इस ब्रांच पर 1000, इस ब्रांच पर 1000, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। आपने नेट पोटेंशियल 1000 वोल्ट चाहिए ना आपको, तो नेट पोटेंशियल आपने इसके अक्रॉस में लगाया, ठीक है। चलो यहाँ लगा लेते हैं, 1000 वोल्ट का आपने पोटेंशियल लगा लिया सपोज, ठीक है। तो वो जो 1000 वोल्ट इन पैरेलल ब्रांचेस में तो इक्वली लगेगा, है ना, सारे पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ 1000, यहाँ 1000, यहाँ 1000, यानी सारे पर टोटल 1000 वोल्ट लगेगा। लेकिन अगर इन ब्रांचेस में एक एक कैपेसिटर्स की बात करूँ तो इन सब में वो डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इन सब में वोल्टेज डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब इस ब्रांच में 1000 वोल्ट है, राइट, इस ब्रांच में 1000 वोल्ट है, यानी हर ब्रांच में 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है। और आपको पता है एक ब्रांच में कितने कैपेसिटर्स लगाए हैं आपने, n कैपेसिटर्स लगाए हैं, है ना, एक ब्रांच में आपने n कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, और उन n कैपेसिटर्स का सबका इंडिविजुअल का वोल्टेज कितना है मेरा, 250 है ना, एक का 250, ऐसे 2 लगाए होते तो 500 होता, 3 लगाए होते तो 750 होता, ऐसे ही होता। तो n लगाए हैं आपने, जितने भी लगाए हैं मल्टीप्लाई बाय 250, ये सब मिलाकर इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो उस हिसाब से n कितना आ गया, 4 आ गया। तो m बाई एन था 2, तो m कितना आएगा मेरा, ये n वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, राइट। तो m की वैल्यू आ गई कितनी, 8। तो m और n दोनों मिल गया हमको। अब हमको चाहिए क्या था, m और n क्यों चाहिए था हमको, क्योंकि हमको टोटल कितने कैपेसिटर्स यूज हुए हैं वो निकालने हैं। अच्छा, तो आपको पता है एक ब्रांच में आपने 4 कैपेसिटर्स यूज किए और ऐसी 8 ब्रांच यूज की हैं आपने, तो टोटल कैपेसिटर्स कितने यूज हो गए आपके, 32। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 2 कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियस a एंड b आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर एज शोन इन फिगर। 2 स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग सेल्स हैं, जिनका रेडियस a और b है, आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। 2 जन को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एक का रेडियस है कितना a और एक का रेडियस है कितना b। इनको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है आपको। अब कैपेसिटेंस होता क्या है, कितना चार्ज कोई मतलब मटेरियल आपका स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज वो स्टोर करके रखेगा, दैट इज इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, है ना। ये भी ये एक्चुअली बाय डेफिनेशन तो यही फॉर्मूला है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो C इज Q बाई V। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये सिस्टम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। देखो इसको क्या किया हमने, इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया हुआ है
और ये अरेंजमेंट कहाँ सीधा कनेक्ट कर दिया हमने, ग्राउंड में। आपको पता है ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, ग्राउंड का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, ठीक है। यानी आपने इन स्फीयर्स पर ना 0 वोल्ट पोटेंशियल लगाया है। कितना लगाया है, 0 वोल्ट। इन दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम है ना, इसको पोटेंशियल कितना दे रहे हो आप, 0 वोल्ट दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, C इज Q बाई 0, तो C कितना आएगा आपका, इन्फिनिटी। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, इन्फिनिटी। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये 0 पोटेंशियल पर है, राइट। आपने इन दोनों में से जिस पर भी चार्ज डिपॉजिट करना चालू करो, ठीक है। आप चलो इसका चार्ज यहाँ डिपॉजिट करना चालू किया आपने, यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ से ग्राउंड में चला जाएगा, फिर चार्ज डालो ग्राउंड में चला जाएगा। आप जितना भी चार्ज डालते जाओ सब ग्राउंड में जाता जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस पे आप कितना भी चार्ज लाकर स्टोर कर सकते हो, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में आप जितना चाहो उतना चार्ज स्टोर कर सकते हो, इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हो। यानी इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई, इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस लेके बहुत जल्द मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लेने का ट्राई करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, पढ़ते रहो। 40 में 40 लाना है फिजिक्स में, बाकी में भी ले आओ, पर मेरे को फिजिक्स में चाहिए। चलो बाय।